हे गाइस, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज है 2 तारीख 2 मार्च 2024। ये क्लासेस जो है वो डेली बेसिस पे रात में 8 बजे कवर होती है। ये क्लासेस जो है जो पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं जो मॉर्निंग की क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये वाली जो क्लास है ये पीसीएस लेवल की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये उनके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस जो सब्जेक्ट है, मेंस में जो सब्जेक्ट है उसके लिए ये उनको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे आंसर राइटिंग के लिए। तो ये उसी के अकॉर्डिंग ये जो क्लासेस है ये एनालाइज की जाती है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको यहाँ पर डिटेल में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं इस लेक्चर के अंतर्गत। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज है 2 तारीख और पहला न्यूज़ आपके सामने ये रहा। ये न्यूज़ जो है वो बेसिकली मोटापे दर से रिलेटेड है। जो अभी रिसेंट में लांसेट के द्वारा स्टडी किया गया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मोटापे दर को यहाँ पे इनके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें वैश्विक लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो एक तरह से ये एक चिंता का विषय है। लगभग 1 अरब से अधिक लोग जो है वो प्रभावित है इस मोटापे से। ये एक चिंता का विषय बना हुआ है और एक तरीके से आप देख सकते हैं 1990 से 2022 तक का ये जो मोटापे का दर है वो एक तरह से बच्चों में भी चौगुनी लेवल पे यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है और वयस्कों में दोगुनी में वृद्धि यहाँ पे देखने को मिल रही है। रिपोर्ट की मुख्य निष्कर्ष की अगर हम लोग बात करें तो मोटापा यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों और किशोरों में चौगुनी हो गई है और वयस्कों में दोगुनी से अधिक हो गई है। 1 अरब लोग इससे प्रभावित हैं। और अगर हम लोग कैटेगरी वाइज आंकड़ों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 159 मिलियन बच्चे जो है जो इससे पूरी तरह से ग्रसित है। और यहाँ पे वयस्क की अगर हम लोग बात करें तो 879 मिलियन लोग जो है वो इससे ग्रसित है। ये 2022 का डेटा आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छे समझते हुए चलिएगा। ये ओबेसिटी रेट को लेकर के जो पूरी तरह से यहाँ पे एक चिंता का विषय बना हुआ है ग्लोबल लेवल पे, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा किया गया? लांसेट के द्वारा, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी को लेकर के यहाँ पे ये बात कही जा रही है। कुपोषण की बात करें तो यहाँ पे देखिए मोटापा दर तो है ही, इसके साथ साथ कुपोषण यानी अंडरवेट भी एक चिंता का विषय है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। लेकिन कुपोषण के प्रमुख रूप से अगर हम लोग बात करें तो मोटापा आज के डेट में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये आगे निकल गया है, कम वजन से भी आगे निकल गया है। मोटापा का जो दर है वो भी एक, कुपोषण तो एक चिंता का विषय है ही, लेकिन जो ओबेसिटी है वो भी आपका कुपोषण से उसका आंकड़ा भी आपको आगे निकल गया है, वो और भी ज़्यादा चिंता का विषय आज के डेट में वैश्विक लेवल पे बन गया है। ठीक है, इसमें इसके द्वारा किन किन लोगों के द्वारा इसका स्टडी किया गया तो आप देख सकते हैं NCD, RISC और WHO के द्वारा ये सर्वे जो स्टडी जो है वो कंडक्ट कराया गया था, जिसमें 1500 से ज़्यादा यहाँ पे रिसर्च हुए हैं 190 देशों में। और ये एनालाइज यहाँ पे 220 मिलियन लोगों से ज़्यादा लोगों में, ये 220 मिलियन से ज़्यादा लोगों में इसका सर्वे जो है वो कंडक्ट किया गया था। अब अगर हम, ये तो वैश्विक लेवल की बात हो गई, अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में आप देख सकते हैं मोटापा और कम वजन दोनों एक साथ मौजूद है। ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ मोटापे के दर ही आपको देखने को मिलेगा, कम वजन के भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें, देखिए एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो ये वाला डेटा और भी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कहीं पे भी आपके एग्जाम में हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहाँ पे इन सारे आंकड़ों का आप यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग को और अच्छा करने को लेकर के। तो 1990 से 2022 तक की हम लोग बात करें तो मोटापे का जो दर है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि आपको देखने को मिला है। वैश्विक स्तर पर भारत का जो स्थान है वो ध्यान रखिएगा 174वां स्थान है भारत का। और अगर लड़कियों की बात करें, देखिए अभी हम लोग ओवरऑल बात कर रहे थे, अब हम लोग जेंडर वाइज डिस्कस करते हैं। अगर लड़कियों की बात करें तो 2022 में मोटापे की दर जो है वो 0.1 से बढ़ करके 3.1% हो गई है। ध्यान से समझिएगा, 0.1% से बढ़ करके 3.1% लड़कियों में मोटापे की दर हो गई है। और अगर वही चीज़ लड़कों में डिस्कस करें तो 0.1% से बढ़ करके 3.9% ये हो गई है। वयस्कों के मोटापे की दर की बात करें तो महिलाओं में 1.2% से बढ़कर के 9.8% हो गया है। और पुरुषों की अगर हम लोग बात करें तो 0.5% से बढ़कर के 5.4% हो गया, जो कि एक बहुत ही बड़े लेवल पे ये ट्रांजिशन, जो चेंजेस, ये बदलाव आपको देखने को मिल रहा है, ये ध्यान रख सकते हैं। ये भारत की स्थिति आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये था आपका पूरा आंकड़ा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। याद रखिएगा ओबेसिटी रेट लांसेट स्टडी के तहत ये सारे रिपोर्ट जो है, ये सारे आंकड़े जो है वो अभी हम लोगों ने कवर किया, ये ध्यान रख सकते हैं। ये सारा बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझते हुए चलिएगा। हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक कोई भी मेंस में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो अब इसी बात है, आप इसका आंसर इस अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इन आंकड़ों का वहाँ पे यूज़ ज़रूर कीजिएगा।
अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो पीएम सूर्य घर से रिलेटेड है, मुफ्त बिजली योजना। पीएम, ये जो मंत्रिमंडल है उनके द्वारा 75,021 करोड़ रुपए यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। किस लिए? इस योजना को लेकर के, पीएम सूर्य घर योजना को लेकर के, जहाँ पे मुफ्त बिजली प्रदान करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे फ्री बिजली प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है। ये इनिशिएटिव सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है ताकि 300 यूनिट तक का फ्री वो हर 1 करोड़ से ज़्यादा घरों में पहुँचा सके, फ्री यूनिट प्रोवाइड कर सके, और इसके साथ साथ उनके ऊपर जो बिल का जो बर्डन है उसको कम किया जा सके। ये ध्यान रख सकते हैं, इसीलिए ये सारे इनिशिएटिव जो है वो लिए जा रहे हैं। इस योजना के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो उद्देश्य क्या है कि ये योजना जो है वो 1 करोड़ घरों तक पहुंचानी है। तो रूफटॉप सोलर पैनल को स्थापित करना है, यानी घरों के जो छत है वहाँ पे ये सोलर पैनल को स्थापित करना है, जहाँ पे 300 यूनिट मुफ्त बिजली को यहाँ पे प्रदान करना है। सहायता आप देख सकते हैं, यहाँ पे सहायता की अगर हम लोग बात करें तो 2 किलोवाट सिस्टम को लेकर के 60% का यहाँ पे सब्सिडी यहाँ पे दिया जाएगा, ये सहायता यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ये सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात यहाँ पे कही जा रही है। इसके साथ साथ 40% का यहाँ पे सहायता दिया जाएगा 2 से 3 किलोवाट सिस्टम में, और जो कि 3 किलोवाट तक का कैप यहाँ पे लगाया गया है सहायता को लेकर के। सब्सिडीज़ की अगर हम लोग बात करें तो 1 किलोवाट के लिए 30,000 का यहाँ पे सब्सिडी प्रदान किया जाएगा, 2 किलोवाट के लिए 60,000 का सब्सिडी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, और 3 किलोवाट या उससे अधिक के लिए 78,000 का यहाँ पे सब्सिडी जो है वो सरकार की तरफ से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ ऋण में भी सुविधाएं यहाँ पे देखने को मिली है। 3 किलोवाट तक के आरटीएम सिस्टम के तहत 7% का ब्याज पर यहाँ पे जो ऋण है वो मुफ्त ऋण जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7% के इंटरेस्ट पर यहाँ पे फ्री लोन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 3 किलोवाट तक का, ये ध्यान रख सकते हैं। तो यही इस योजना के तहत ये सारी बातें थी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान से समझ सकते हैं। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ये जो योजना है ये डिस्ट्रिक्ट में एक जगह, वन इन ईच डिस्ट्रिक्ट, आपको यहाँ पे इसको ज़रूर फोकस करना है। इसका मॉडल जो है ग्रामीण आरटीएस अपनाने को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक को कम से कम इसको स्थापित करना है। स्थानीय निकायों के लिए प्रोत्साहन करना है, शहरी स्थानीय निकायों पंचायती राज संस्थानों को लाभ इससे मिल पाएगा, और लोग जो है एक तरह से इसके लेकर के और ज़्यादा सचेत हो पाएंगे। इसका आउटकम क्या निकलेगा? आउटकम ये निकलेगा कि जो बिजली बिल आज के डेट में सभी घरों में आ रही है उसमें कमी देखने को मिलेगी। 300 यूनिट तक पर मंथ जो है बिजली मुफ्त मिलेगी, और 3 किलोवाट तक का सिस्टम अगर हाउस होल्ड में सिस्टम है तो ही यहाँ पे 300 यूनिट तक का जो बिजली बिल है वो यहाँ पे मुफ्त यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। टारगेट 30 गीगावाट तक का है, जो कि रेसिडेंशियल पावर यहाँ पे स्थापित करने की बात कही जा रही है। 720 मिलियन टन यहाँ पे CO2 को उत्सर्जित करने की बात, यहाँ पे कम करने की बात यहाँ पे 25 साल में यहाँ पे कही जा रही है। यानी ये पूरा फोकस जो है वो CO2 इमिशन को कम करने को लेकर के है, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी को लेकर के यहाँ पे ये सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ये सारे योजना जो है वो निकाली जा रही है, ताकि कार्बन का जो उत्सर्जन है वो आपका कम हो सके अगले 25 साल में। ये उसी को लेकर के ये सारे न्यूज़ है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लेकर के ये आपका न्यूज़ था। ओबीसीटी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में कवर किया। थोड़ा सा इसको बीएमआई से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। ये बीएमआई टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए मुझे ये थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करना पड़ा ओबीसीटी वाला टॉपिक को। पहला तो ये कि लैंसेट स्टडी के द्वारा यहाँ पे ये रिपोर्ट जारी किया गया विश्व भर में जो बढ़ती ओबीसीटी को लेकर के जो खतरा है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। ओबेसिटी जो यहाँ पे है, ओबेसिटी क्या होता है, मोटापा क्या होता है, एक तरह से ज़्यादातर जो फैट है वो शरीर में जमा हो जाना, जो एक तरह से क्या करता है हमारे स्वास्थ्य के लिए एक खतरा बन जाता है, तो उसको ये क्या करता है परिभाषित करता है। जिसको लेकर के बीएमआई, देखिए जनरल जो बीएमआई होना चाहिए इंसान का, पर्सन का, व्यक्ति का, वो 30 होना चाहिए, 30, ये ध्यान रखिएगा 30, ये हेल्दी पर्सन का बीएमआई होता है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप जब मेडिकल भी कराने जाइएगा जब सिविल सर्विसेज का, तो वहाँ पे भी ये आपका चेक होगा बीएमआई, तो आपको हेल्दी डिक्लेयर तब किया जाएगा जब आपका 30 बीएमआई आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर इससे ज़्यादा आएगा तो आपको टाइम दिया जाएगा, नहीं तो फिर टाइम देता है यूपीएससी में, तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है इसको सही करने के लिए। अगर फिर नहीं सही हुआ तो फिर 6 महीने का टाइम मिलेगा, आपको टाइम पे टाइम दिया, आपको ज्वाइनिंग डिले होता रहेगा जब तक कि आपका सही नहीं होता, नहीं तो फिर कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो फिर आपको फिर छोड़ने पड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें उसी को लेकर के डेडिकेटेड है।
लैंसेट की फाइंडिंग की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों और वयस्कों में ये 4 गुना ये वृद्धि आपको देखने को मिली है, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। 44 मिलियन महिला और 26 मिलियन लोग जो है जो 20 साल की उम्र के हैं वो बेसिकली इससे ग्रसित है। मोटापे का प्रभाव, अब मोटापा क्या होता है हमारे शरीर में, एक तरह से क्या है, बीमारी को बुलावा देता है। इसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट डिजीज होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, 2 तरह के डायबिटीज़ आपको देखने को मिलेंगे, सांस में दिक्कत आने को देखने को मिलेगी। तो ये सारे इम्पैक्ट आपको ये मोटापे के वजह से आता है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा सचेत रहिएगा और अपने शरीर को थोड़ा सा हेल्दी रखिएगा, योगा कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, ताकि ये फैट का जो एक्यूमुलेशन है, जो वचा का जो संचय है वो आपके शरीर में ना हो। तो ये ध्यान रखते हुए चलेगा, नहीं तो एक तरह से मोटापा बढ़ने का रीज़न कि हमारे शरीर में बीमारी को बुलावा देना है। अगला जो न्यूज़ है वो बेसिकली वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को लेकर के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अभी DRDO के द्वारा यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया, VSHORADS, ये डिफेंस सिस्टम को कहाँ पे, चांदीपुर में। ये ध्यान रख सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, ये बेसिकली क्या है, एक मिसाइल है जिसका नाम क्या है, मैन पैड्स, मैन पोर्टल एयर डिफेंस सिस्टम। ये ध्यान रख सकते हैं। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया, रिसर्च सेंटर इमरत के द्वारा यहाँ पे किया गया है। किसके साथ मिलकर के, DRDO लेबोरेटरीज के साथ मिलकर के और इंडिया इंडस्ट्री पार्टनर के साथ मिलकर के इसको यहाँ पे विकसित किया गया है। इसमें लघु प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली शामिल है, एकीकृत एविन्योक्स सहित नई प्रौद्योगिकी भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा। रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ साथ एवियोनिक्स इंटीग्रेटेड यहाँ पे आप देख सकते हैं। इससे क्या होता है, इस मिसाइल सिस्टम में एडवांस कंट्रोल सिस्टम आप देख सकते हैं। बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज जो है इस मिसाइल सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा, जो एक तरह से सॉलिड मोटर के थ्रू ये क्या करता है, थ्रस्ट होता है, ये आपका टेक ऑफ करता है, ये आपका लॉन्च होता है। ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रोपलेशन जो होता है वो तीनों से होता है, सॉलिड से होता है, लिक्विड से होता है, गैस से होता है। ये बेसिकली सॉलिड मोटर से ये क्या करता है, ये बेसिकली लॉन्च होता है। ये ध्यान रख सकते हैं। ठोस मोटर से ये क्या करता है, संचालित होता है और कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों से ये आपका उपयोगी है, ये ध्यान रख सकते हैं। उसको ये क्या करता है, बेअसर कर देता है। तो याद रखिएगा VSOR-ADS मिसाइल के बारे में, ये ध्यान रखिएगा। इसको स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल एक मैनपैड्स है, यानी मैन पोर्टल वायु रक्षा प्रणाली है। ये आपको बचाता है हवाई खतरों से। अगला जो है यहाँ प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली इसको यहाँ पे लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने PM अजय के तहत राज्यों में आवासीय छात्रावास की यहाँ पे आधारशिला यहाँ पे रखी है। यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया है इनके द्वारा। PM अजय, ये ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे सोशल जस्टिस मंत्रालय की तरफ से ये केंद्रीय स्कीम है, ये ध्यान रख सकते हैं। केंद्रीय स्कीम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य ये है कि हमें गरीबी को कम करना है, ठीक है। SC कास्ट में लेकर के, SC हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गया, या फिर जितने भी स्कूल्स वगैरह में जो इनरोलमेंट है उसमें क्या करना है, नामांकन को लेकर के ज़्यादा बढ़ावा देना है, प्रोत्साहित करना है और अनुसूचित जाति के समुदायों की गरीबी रेखा को यहाँ पे क्या करना है, कम करना है। इसकी घटक की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कंपोनेंट्स की बात करें, तो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का डेवलपमेंट आपको विलेजेस लेवल पे भी इसको करने की बात कही जा रही है, जिसको आदर्श ग्राम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे सहायता डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है उन लोगों को जो बेसिकली शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, ताकि उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और बेहतर बनाया जा सके और सहायता उनको दी जा सके, ताकि उनकी लिविंग स्टाइल को और क्या किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके और एक तरह से स्कूलों वगैरह में उनको क्या किया जा सके, प्रोत्साहित किया जा सके और गरीबी रेखा में लेकर के उनकी गरीबी को यहाँ पे कम किया जा सके, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे उनको लेकर के हॉस्टल्स भी बनाने की बात यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ पे टॉप रैंक्ड हॉस्टल बनाने की बात कही जा रही है, जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग कहा जाता है, बताया जाता है, ये उनके रूल्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। इसके साथ साथ वित्तीय सहायता यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है, उनको मॉनिटर और इवैल्यूएशन करने के लिए, ये ध्यान रख सकते हैं। ये उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, जो बेसिकली SC कैटेगरी के जो लोग हैं उनके बेटरमेंट को लेकर के ये जो है, ये योजना जो है वो यहाँ पे लागू किया गया, उनकी आधारशिला रखी गई है राज्यों में, ये ध्यान रख सकते हैं। छात्रावास को लेकर के, ताकि एक तरह से यहाँ उनको रहने को लेकर के और पढ़ाई को लेकर के उनको किसी भी तरह का कोई कमी ना हो, गरीबी उनकी कम की जा सके, ये बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा PVTG, जो
पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उनको लेकर के भी यहाँ पे क्या किया गया है, हमारे जो सबसे ज़्यादा आपको पीवीटीजी कैटेगरी के जो लोग हैं वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, उनको एससी कैटेगरी में शामिल किया जा रहा है ताकि उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ावा दिया जा सके और एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन सेक्टर में उनको मदद मिल सके, रिजर्वेशन मिल सके और वो अच्छे से अपना पढ़ाई वगैरह कर सके। अगला न्यूज़ जो है वो लियोपार्ड्स के स्टेटस को लेकर के 2022 का ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ किया गया है, किसके द्वारा, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइम मिनिस्टर के क्लाइमेट चेंज के जो केंद्रीय सरकार है उनके द्वारा ये रिपोर्ट यहाँ पे जारी किया गया। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई है, जिसके अकॉर्डिंग अभी आज के डेट में आप देख सकते हैं ये जो 5th साइकिल जो है इसके पॉपुलेशन को लेकर के यहाँ पे देखा गया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये बेसिकली एक कोलैबोरेशन है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, मॉनिटर करना है टाइगर को एक तरह से उनके शिकार को लेकर के, ये उसी को लेकर के बात कही जा रही है। फोकस क्या है कि 18 टाइगर स्टेट्स यहाँ पे उस पे ऊपर फोकस करना है और टाइगर को किसी तरह से कंजर्व करना है, ठीक है। जो जो टाइगर स्टेट है उनकी बात यहाँ पे कही जा रही है। जो नॉन फॉरेस्टेड हैबिटेट है, जो एरिड एरिया, जो हाई हिमालयज रीजन आपको देखने को मिलेगा, जो 2000 औसत समुद्र तल से ऊपर उच्च हिमालय का नमूना यहाँ पे नहीं लिया गया, ये इसके ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। 2018 की तुलना में नमूना क्षेत्र में संदर्भ में 1.08% की वृद्धि यहाँ पे देखी गई है तेंदुए की आबादी में, जो कि 13,874 होने का अनुमान है। मध्य भारत और पूर्वी घाट में सबसे अधिक वृद्धि यहाँ पे दर्ज की गई है, किसको लेकर के, तेंदुए को लेकर के। और यहाँ पे शिवालिक और गंगा के मैदानी इलाकों में गिरावट भी देखने को मिली है तेंदुआ को लेकर के। तो कहाँ वृद्धि देखने को मिला है, तो लार्जर ग्रोथ आप देख सकते हैं सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट्स में देखने को मिला है, और शिवालिक और गंगेटिक प्लेन्स में ये इसकी डिक्लाइन देखने को मिली है, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। उसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ है। यहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन आप अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लियोपार्ड्स की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा, फिर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, फिर कर्नाटक में देखने को मिलेगा, फिर तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है नागार्जुना सागर श्री साईलाम में देख सकते हैं, जो फिर आपको पन्ना में देखने को मिलेगा, फिर सतपुरा में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो सबसे ज़्यादा टाइगर का जो पॉपुलेशन वो आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको दे दिया गया है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, फिर कहाँ पे, फिर कहाँ पे। इंडिया की लियोपार्ड की अगर हम लोग बात करें, जिसको हम लोग पैंथेरा पार्डस फस्का के नाम से भी जानते हैं, प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो इनका आज के डेट में जो स्टेटस है वो IUCN के द्वारा संवेदनशील है। उदाहरण यहाँ पे आप परिशिष्ट देख सकते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में इसके बारे में जिक्र किया गया है, इनको यहाँ पे रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972। हैबिटेट की बात करें कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो इंडिया में, नेपाल में, भूटान में, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में, मैनग्रोव फॉरेस्ट और डेजर्ट्स का हटा करके। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राकृतिक में एकांत एवं रात्रिचार आप देख सकते हैं, कुशल पर्वतरोही और पेड़ों की शाखाओं पर की बेसिकली आराम करते हैं, वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेंगे। तो इंडियन लेपर्ड्स याद रखिएगा संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया, परिशिष्ट में आप देख सकते हैं अपेंडिक्स 1 में, और शेड्यूल 1 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इनके बारे में जिक्र किया गया, ठीक है। अगला न्यूज़ जो है यहाँ पे उत्तर स्टेट आपका पहला राज्य है जहाँ पे फायर स्टेशन को तहसील लेवल पे यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, यहाँ पे स्टार्ट किया गया, यहाँ देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी जो देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहाँ पे फायर स्टेशन आपको तहसील लेवल पे देखने को मिलेगा। ये बात जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दौरान एक कार्यक्रम में बताई गई थी। 38 फायर स्टेशन का उद्घाटन यहाँ पे और शिलान्यास यहाँ पे किया गया है। यूपी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की स्थापना एक्चुअली में वर्ष 1944 में की गई थी, और 2017 में ये 2088 फायर स्टेशन जो है वो राज्यों में इस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं, ठीक है। जबकि लास्ट 7 साल की बात करें तो 70 नए फायर स्टेशन जो है वो अभी सेटअप हुए हैं। यहाँ पे CM जी के द्वारा 35 फायर फाइटिंग व्हीकल्स भी यहाँ पे हरी झंडी इनके द्वारा दिखाई गई है। और जान माल की बात करें यानी रिड्यूसिंग रिस्पांस टाइम्स की बात करें फायर टेंडर को लेकर के, तो वो भी आपको यहाँ पे कम देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा SDRF की भी यहाँ पे स्थापना की गई है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये ध्यान रखिएगा ये क्या करती है, जो भी आपदा होती है ये कहीं पे भी अगर कोई भी आपदा होगी तो तुरंत इंस्टेंट एक्शन इनके तरफ से लिया जाता है, और तुरंत वो सारे जो सपोर्ट्स हैं, जो बेसिकली सहायता है, वो इनके द्वारा असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है ताकि जल्दी से जल्दी कैजुअलिटीज़ को कम किया जा सके। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी स्थापना जो है सेक्शन 48(1) के तहत डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसकी की गई थी, जो कि एक तरह से क्या है, राज्य सरकारों के पास उपलब्ध प्राथमिक निधि है, इसका गठन किया गया है।
केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SDRF आवंटन का 75% और विशेष श्रेणी के राज्य केंद्र शासित प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर में सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के लिए 90% का इनके द्वारा योगदान दिया गया है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे 75% जो है वो एलोकेशन जनरल कैटेगरी में जो राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेसिकली ज़रूरत पड़ती है राज्यों को, वहाँ पे दी गई है। 90% स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस यहाँ पे दिया गया। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में खास करके सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे 90% यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन केंद्र सरकार के द्वारा SDRF का यहाँ पे दिया गया है। एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिलीज़ किया जाता है वित्तीय कमीशन की तरफ से, ये ध्यान रख सकते हैं। वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वार्षिक केंद्रीय योगदान 2 समान किस्तों में यहाँ पे जारी किया जाता है। SDRF का उपयोग केवल पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा। अभी वही डिस्कस किया कि इमीडिएट रिलीफ यहाँ पे इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है विक्टिम्स को, कि जल्द से जल्द, इनका काम ही यही है कि जो इनकी रिक्वायरमेंट है तत्काल में तुरंत जो पीड़ित को ये राहत प्रदान करेंगे, उसी से रिलेटेड बात कही जा रही है। SDRF की बात करें तो इसका उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे है, लखनऊ में, ये ध्यान रख सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके कोई टॉपिक्स आएंगे तो वहाँ पे आप इसके बारे में लिख सकते हैं। रिसेंट में आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये अभी हाईलाइट हो रखा है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में पहला फायर स्टेशन जो है, देश का पहला फायर स्टेशन तहसील लेवल पे आपका होने जा रहा है, सेटअप होने जा रहा है। उसको लेकर के ये आपका स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के बारे में ये हाईलाइटेशन वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सरकार ने राज्य में इसकी भी स्थापना की है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम यही होता है कि इमीडिएट रिलीफ जो विक्टिम्स हैं उनको प्रोवाइड करना जल्द से जल्द। उपयोग केवल पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा, ये ध्यान रख सकते हैं। जो पीड़ित हैं उनको जल्द से जल्द राहत पहुंचा सके, उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया जा सके, जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जा सके, मेडिकल रिलीफ फर्स्ट एड किट प्रोवाइड की जा सके, ये इनका काम होता है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये था पूरा आज का करेंट अफेयर। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए। अच्छे से इसको नोट्स बनाते हुए चलिएगा, रिवाइज करते हुए चलिएगा, और इसका बेसिकली हर एक टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा टाइम तक ये आपको याद रहे और आप अपने आंसर राइटिंग में इसका उपयोग कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।